ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही। ठीक है। ओके, हमने बेसिकली अभी जो चीज देखी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो चीजों के ऊपर बात की थी कि पहले हम रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, कहाँ से? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है, और स्टेक होल्डर्स को एंगेज करते हैं और उनके बाद चीजों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। डी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमारी बात हो रही थी और हमने डी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की थी कि अमूमन जो है हमारे पास जब रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही होती हैं तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उसको डीकॉन्फ्लिक्टलाइज करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप डीकॉन्फ्लिक्टलाइज उसको नहीं करेंगे या उसमें से कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव नहीं करेंगे तो परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस जो हैं दोनों साइड्स के ऊपर, कस्टमर साइड के ऊपर भी और डेवलपमेंट साइड के ऊपर भी, वो वेरी कर रही है। उसी की बेसिस पर आप वैलिडेट कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी कि डॉक्यूमेंट्स, हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसको हम बेसिकली फर्दर डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट करने के बाद हमने ये देखा कि उसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह के इश्यूज उसके अंदर आ सकते हैं। तो वो हमने अंडरस्टैंड ये किया कि जी जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं तो उसकी राइटिंग या उसकी लैंग्वेज जो है या उसके अंदर जो इलिस्ट्रेशन इस्तेमाल की गई हैं या डायग्राम इस्तेमाल की गई हैं उसके अंदर हमारे पास जो इश्यूज आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं, ये उसके अंदर रिस्क का कर रहे होते हैं, ठीक है। अगली जो चीज हमारे पास थी, स्टेप नंबर 3 जिसे कह सकते हैं आप, वो ये था कि आप ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स पहुंची हैं आया वो कंप्लीट है कि नहीं। अब आपसे मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि स्क्रीन मैंने खुद से बंद की है। सवाल मेरा ये है कि जी मुझे ये बताएं कि हाउ वुड यू डिफाइन द वर्ड कंप्लीट? कोई भी चीज कंप्लीट कब होती है? सर, जब आप उसकी लोग तमाम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई हूँ। नहीं, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अंग्रेजी का लफ्ज है कंप्लीट, कंप्लीट को अगर आप मुझे डिफाइन कर देंगे तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। हाउ वुड यू डिफाइन कंप्लीट? सर, एक चीज अगर आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपसे, उसके हिसाब से आंसर शायद आपके लिए आसान हो जाए। आप कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, किसी से कोई बात कर रहे हो, कोई मीटिंग चल रही हो, देयर इज अ टाइम जब आप कहते हैं कि यार हाँ यार इसके अंदर कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे कुछ चीज बची नहीं है। तो वहां पे कंप्लीट से क्या मुराद होती है? आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। देखिए सर, चीज की जी अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है, यानी किसी चीज की हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई तो हम उससे कह देंगे क्या, उससे हम कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल ठीक मेरी है। और अंडरस्टैंडिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है। आपकी किस वक्त खत्म होती है, किस वक्त जाके कंप्लीट का लेवल आता है? सर, जब वो मजीद काम और आगे कंटिन्यू ना हो सके, तो मतलब प्रोसेस वहीं पे इनफ हो जाए। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपकी स्टेटमेंट के अंदर ये बात कह सकता हूं कि जब मेरे पास सारे सिनेरियोज एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो चीज कंप्लीट हो जाएगी? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस सर, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे ही। जब आप रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं
ठीक है, तो उनकी कंप्लीटनेस किसी भी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, जब हम बात करते हैं कंप्लीट की, तो कंप्लीट कोई भी चीज उस वक्त होती है जब आप उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की जो जितने पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं उनके बारे में ब्रेनस्टॉर्म कर चुके होते हैं और आपको उसके बारे में पता होता है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिस्टम है जिसके अंदर लॉग इन करने के लिए आपको किसी ना किसी क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो सिस्टम कितना सिक्योर होना चाहिए, कि उसका डोमेन क्या है। अब आप यही सिस्टम अगर सिंपल ईमेल होगा तो वहां पे सिक्योरिटी का लेवल डिफरेंट होगा कंपेयर टू कोई बच्चों की एप्लीकेशन है या मोबाइल फोन में कोई आपका गेम चल रहा है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी का लेवल मुख्तलिफ होगा। यही एप्लीकेशन अगर किसी न्यूक्लियर साइट की होगी तो वहां पे सिक्योरिटी का लेवल बहुत मुख्तलिफ होगा। किसी बैंक की एप्लीकेशन होगी तो वहां पे और मुश्किल होगा, ठीक है। अंदर रोल्स क्या डिफाइन हुए हुए हैं और किस रोल से आप लॉग इन कर रहे हैं, उस रोल के हिसाब से भी इसकी सिक्योरिटी लेवल्स जो है ना वो फर्क हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं लॉग इन करने की, तो लॉग इन करने में आपके पास बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लॉग इन करने के लिए कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि आपसे सिर्फ लॉग इन आईडी और पासवर्ड मांगती हैं और आप लोग को लॉग इन करवा देती हैं, आपको लैंडिंग पेज तक पहुंचा देती हैं। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके लिए लॉगिन करने के लिए आपसे रिक्वायर करती हैं कि आप किसी और डिवाइस के ऊपर, आपका जो बैकअप डिवाइस है या अल्टरनेट डिवाइस है उसके ऊपर आपको कोई कोड भेजेंगे, वो कोड आपने वेरीफाई करके डालना होता है। जैसे गूगल में होता है, जैसे आप किसी लिंक्डइन के ऊपर अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर रहे होते हैं, तो इस तरह भी आपके पास मल्टीपल जो दूसरी ऑल्टरनेट्स वो होती है वहां से आपको चीजें पहुंच रही होती है। बैंक के अंदर भी आप जब कोई ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपको बैंक जो है वो पिन आईडीज भेज रहा होता है आपके एसएमएस के थ्रू, आपकी ईमेल्स के थ्रू, सही है। तो वही प्रोसीजर वहां पे भी फॉलो हो रहा होता है। सिक्योरिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके ऐड होते चले जाते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपसे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मांग रही होती है। जैसे आप में से अगर किसी ने इजी पैसा की एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो या यूज की हो, तो वो आपसे लॉगिन के लिए एट टाइम्स अगर आप उसमें सिक्योरिटी चेक लगाना चाहते हैं तो वो आपसे जो है फिंगरप्रिंट जो मोबाइल के ऊपर होता है वो आपसे मांग रहे होती है। इस तरह से बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं। अगर कोई न्यूक्लियर वेपन की साइट है या कहीं से न्यूक्लियर वेपन्स को इग्नाइट करने की हो सकती है बात, तो हो सकता है वहां पे बिल्कुल डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती हो। वहां पे हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल के लोग हों जिनके मल्टीपल डिफरेंट क्रेडेंशियल्स को ऐड करने के बाद फिर सिंगल लॉगिन होता हो। सो यू नेवर नो, डिपेंड करता है कि कौन सी सिक्योरिटी है। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये किस चीज के ऊपर बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हम सिस्टम में लॉग इन करके अंदर चले जाएं। अंदर जाने के बाद जो फंक्शनैलिटी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। अंदर नजर क्या आएगा, किस लेवल का डेटा उसके अंदर मौजूद होगा, कौन सी फंक्शनैलिटीज पे आप काम कर सकते हैं, किस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ लॉगिन के ऊपर हमने जितने सिनेरियोज थे उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने एक सिनेरियो को लॉक कर दिया। आपने क्या किया, आपने उस लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी थी, ये जो लॉगिन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, आपने जब ब्रेनस्टॉर्म करके सब चीजें सामने रख ली तो आपने कहा कि यार ये कंप्लीट हो गई है। यानी आपने जिसके ऑल्टरनेट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी सिनेरियोज हो सकते थे उन सिनेरियोज को आपने थॉट थ्रू कर लिया है और आपने उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया है कि यार मुझे क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस ऑफ अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में से जो रिक्वायरमेंट्स थी मोटी मोटी वो निकालनी शुरू की थी, उनको क्लाइंट के साथ वेरीफाई किया था। उसके बाद आपने उनको डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बाउंस बैक करवाया था। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी उस अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। जब आपने इसको डॉक्यूमेंट किया देन इट कम्स कि यार आपको ये चेक करना है कि आया मैंने इसके सारे सिनेरियोज जो हैं उनको रन थ्रू कर लिया है, उनको ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है, उनको थिंक थ्रू कर लिया है। तो उसके बाद आप जाके बोलते हैं कि कंप्लीटनेस हो गई है। उसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। स्टेप 3 इज टू चेक दैट द कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड and documented that define all system functions that are needed to satisfy the stakeholder needs with their associated performance, environmental and other
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आपके पास सिस्टम के अंदर दो तरह की रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जिसके बगैर आपका काम चल नहीं सकता, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हर वो चीज आ जाती है जो कि डायरेक्टली आपकी सिस्टम के लुक एंड फील से ताल्लुक रखती होती है। एप्लीकेशन के ऊपर कंसिस्टेंसी, कलर्स, उसकी थीम, ये तमाम चीजें नॉन फंक्शनल के अंदर आती हैं। उसकी परफॉर्मेंस ही नॉन फंक्शनल के अंदर आती है। कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड बैक करता है, दैट इज नॉन फंक्शनल थिंग। फंक्शनल चीज ये है कि आपके पास जो आपने कोई चीज सर्च की है वो सर्च का रिजल्ट ठीक आ जाए। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो आ जाती हैं जहां पे आपका ये रिजल्ट जल्दी आ जाए, बेहतरीन टाइम के अंदर आपके पास डिलीवर हो जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े उसको। सो ये तमाम चीजें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो लास्ट लाइन इसमें मेंशन हुई हुई है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग इज अ बिग टूल इन दिस स्टेप। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आप लोगों ने एक रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, दोबारा से कह रहा हूं, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है ना, इंटरनेट पे ढूंढना है, उसको पढ़ना है और उसको सबमिट करना है। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? सर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है, किसी को आइडिया है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आइडिया दे सकते हैं आप लोग कि रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स क्या चीज होती है? आपने ये एसक्यूएल के कोर्स में भी पढ़ा होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर भी चीज पढ़ी होगी आपने। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है बेसिकली एक शीट होती है, यूजुअली एक्सेल में बनी होती है, या इसके लिए टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। वो बेसिकली करता ये है कि, सॉरी, सारे सर जो भी वो होते हैं जैसे लॉगिन पेज या फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी आईडीज के साथ वो लिस्ट डाउन होते हैं। लिस्ट डाउन होते हैं, और क्या होता है उसमें? डेटा देखिए, डेटा देख लीजिएगा, आप कहते हैं दिखा देगा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। उसकी आईडीज वगैरह होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी होती है। एक तो आपको बताना भी चाहता, मैंने डेटा अपडेट करा। बिल्कुल, उसके अंदर आईडीज होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, जहां रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी होती हैं उनको आप किसी ना किसी आइडेंटिटी नंबर के साथ एसोसिएट कर देते हैं। उसके बाद आप जो है उनके आगे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के आगे ये डिफाइन किया कि ये कौन से मॉड्यूल के अंदर फिट हो रही है चीज। ठीक है, आपकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जी कस्टमर जो है अपने फिंगरप्रिंट स्कैन के थ्रू जो है ना लॉग इन करें। तो ये रिक्वायरमेंट किस जगह फुलफिल हो रही है? ये रिक्वायरमेंट जो है हो सकता है मल्टीपल जगहों पे फुलफिल हो रही हो सकता है ये रिक्वायरमेंट आपके पास लॉगिन की जगह पे फुलफिल हो रही हो सकता है आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो वहां पे फुलफिल हो रही हो, आप कोई सर्टेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये वहां पे फुलफिल हो रही है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको मल्टीपल जगह, एक ही रिक्वायरमेंट मल्टीपल जगहों पे यूज हो सकती है। तो आप ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली करते ये हैं कि हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट एक नंबर, एक आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं। उसी के आगे फिर आप बताते हैं कि यार इसकी ये फंक्शनैलिटी या ये जो फीचर है या ये रिक्वायरमेंट जो है ये किन किन पेजेस के ऊपर या किन किन जगहों में या किन किन मॉड्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, हम उनके भी आईडीज वहां पे प्लेस कर देते हैं। साइमल्टेनियसली आप उसी के आगे फर्दर इसको अगर एक्सपैंड करें तो आप इसी को, इसके आगे टेस्ट केसेस जो होते हैं आप वो भी लिख सकते हैं जिनके अगेंस्ट आप सिस्टम को टेस्ट करेंगे। क्यों? ये इसलिए कि बिकॉज अगर आपकी कोई एक फंक्शनैलिटी चेंज होती है या किसी एक फंक्शनैलिटी के अंदर कोई किसी किस्म की चेंज रिक्वेस्ट रेज की जाती है तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये फंक्शनैलिटी कितनी जगह रिप्रेजेंट हो रही थी और इसकी वजह से कितने टेस्ट केसेस हैं जिनको रन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका सिस्टम बड़ा होता जाता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाती हैं, उसके अंदर हजारों और लाखों की तादाद में आपके पास फंक्शनैलिटीज ऐड होती चली जाती हैं।
इसके बाद इवेंचुअली होता ये है कि जब आप किसी एक फंक्शनैलिटी के अंदर चेंज लेके आते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि आपने अगर वही फंक्शनैलिटी मल्टीपल जगहों पे यूज की है तो मल्टीपल जगहों में से एक जगह, दो जगह, तीन जगह हो सकता है आप कोड को अपडेट करना भूल गए हो। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपके पास ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बना हुआ होता है। और ये ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स आपको हर चेंज के अगेंस्ट आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर देता है आइडेंटिफाई करने में कि आपको अपना सोर्स कोड किन किन जगहों पे चेंज करना। ये आपके लिए क्लियर है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो रेज कर सकते हैं यहाँ पे। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, यहाँ पर रिस्क क्या हो सकता है, किस तरह का रिस्क अगर हो सकता है कंप्लीटनेस के चेक होने में? किस किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं? मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं। आप लोग को रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चेकिंग कंप्लीटनेस के प्रोसेस के अंदर, ये सेट स्टेप के अंदर? सर इसमें रिस्क यही हो दोबारा सकता है कि हम अपनी तरफ से जो समझ रहे हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो अगर एक टेक्निकल जो है टीम लीड सोचेगा तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन अगर एक बिजनेस एनालिस्ट सोचेगा जिसको उस बिजनेस की डोमेन नॉलेज ज़्यादा है, तो उन दोनों की जो है वो रिक्वायरमेंट्स में फ़र्क हो सकता है। तो ये इसमें एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज आप और आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ट्रेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें निकल सकती हैं रिस्क में। आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेसिबिलिटी ट्रेस नहीं की हुई किसी भी रिक्वायरमेंट की, ये भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है लेकिन बहुत स्लो है, थोड़ा सा माइक क्लोज कर लीजिए। जी सर, कंप्लीटनेस में एक यहाँ पे इशू ये भी हो सकता है, हम देख सकते हैं कि कंप्लीटनेस में उस वक्त तक नहीं कहूँगा जब तक मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे कस्टमर की। ऑल्दो मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यार मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, लेकिन जब तक वो रिजल्ट मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कह सकता। ऑल्दो मैं अपनी तरफ से ये अज्यूम कर लूँ कि ये कंप्लीट है, बट जब तक एंड यूजर जो है मेरा वो उसको गो अहेड नहीं देगा तब तक तो वो कंप्लीटनेस कंसीडर नहीं होगी। ये भी एक यहाँ पे इशू हो सकता है। बिल्कुल सही है, आपको अपने स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन क्लोज करनी पड़ती है कि यार आया जो मैं समझ रहा हूँ वही तुम भी समझ रहे हो। डीकॉन्फ्लिक्टलाइज करना जो हमने पिछले वाले स्टेप में देखा था वो बहुत जरूरी है। आप जब तक उसकी इंडोर्समेंट नहीं देंगे किसी रिक्वायरमेंट के ऊपर तो उस वक्त तक जो है आपको वो नहीं होगा, काम कंप्लीट नहीं होगा। आप बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने घर में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई काम जरूर करवाया होगा। कुछ नहीं तो पानी की मोटर ठीक कराई होगी या किसी इलेक्ट्रिशियन से काम कराया होगा। ठीक है, आप हैं वो शख्स जो उस काम की रिक्वायरमेंट को रेज कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप ही हैं जो उस काम को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन आप अगर उस डोमेन से ताल्लुक नहीं रखते, मिसाल के तौर पे आपको जो इलेक्ट्रिकल वर्क है या वायरिंग का काम है आपको नहीं आता, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट सिर्फ रेज करेंगे। वो इलेक्ट्रिशियन आपसे पूछेगा भाई यहाँ पे मैं कितने बल्ब लगेंगे, कितनी स्विचेस लगेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, वगैरह वगैरह। वो क्या करेगा, उन रिक्वायरमेंट्स को आपके साथ ड्रिल डाउन करेगा, फर्दर रिक्वायरमेंट्स निकालेगा और आपसे मासूमाना सवालों के थ्रू आपकी अंडरस्टैंड ज्यादा करने की कोशिश करेगा। जब वो काम अपना खत्म कर लेगा तो आइडियली स्पीकिंग उसको आपसे पूछना चाहिए कि भाई आप यही करना चाहते थे या आप कुछ और चाह रहे थे। तो रिक्वायरमेंट जो रेस करता है वो ही इसको क्लोज कर सकता है। जब कस्टमर की बात आई, आपने बिल्कुल बात सही बात की है कि जी हमें इंडोर्समेंट जो है हमारे स्टेक होल्डर से, हमारे क्लाइंट से, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक क्लाइंट इसको स्टेक होल्डर को रेज नहीं करेगा
और उसकी रिक्वायरमेंट को क्लोज नहीं करेगा, आप उसको खुद से क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर उसको खुद से क्लोज करेंगे तो फिर आप चांसेस ये है कि आप किसी न किसी चीज के ऊपर मिस आउट कर जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, इंडोर्समेंट कैन बी अनदर वन रिस्क। ट्रेसिबिलिटी के ऊपर हमने बात की कि ट्रेसिबिलिटी को देखा जाए तो, और आपने ट्रेसिबिलिटी कंप्लीट तरीके से मेंशन नहीं की है, सारे मॉड्यूल सही से डिफाइन नहीं किए हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप वहां पर भी चीजों को मिस आउट कर जाए, और वो भी एक रिस्क हो सकता है। तीसरी रिस्क की जो शक्ल हो सकती है यहाँ पे वो ये आ सकती है कि आपने जो स्टेक होल्डर की परफॉर्मेंस का एक वर्ड यहाँ पे मेंशन हुआ है कि उस स्टेक होल्डर की एसोसिएटेड जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया, कंप्लीट सिनेरियोज रन डाउन नहीं किए, कंप्लीटनेस को इंश्योर नहीं किया, तो वो चीज भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी बातों के लिए सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पर आती है या इस रिस्क को कवर करने के लिए चीज समझ आती है वो ये है कि कंप्लीटनेस का स्टेप चलाने के लिए आपकी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट या कस्टमर क्लाइंट इंटरेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपके और उसके दरमियान किसी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग गैप एग्जिस्ट ना करे। Am I clear till now? यस सर। सर अगर आफ्टर कंप्लीटर्स मतलब मैंने सब कर लिया और मैं कस्टमर को चेक करवाता हूँ, ऑल्दो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो उस वक्त तक थी वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी और एंड रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन उस एंड रिजल्ट को देखते वक्त कस्टमर बोलता है कि यार जो एंड रिजल्ट आ रहा है ना वो तो मेरी नज़र में बहुत बेसिक है, इसको इससे ज्यादा चीज आनी चाहिए, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा जेड चीज अमेंडेड आनी चाहिए, तो उस सूरत में हम फिर इसको उस रिस्क को किस तरह से लेंगे? तो इसका मतलब ये है कि आपने जब आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे थे तो रिक्वायरमेंट्स लेने के टाइम के ऊपर शायद कस्टमर से ये सवाल नहीं पूछा गया था कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये बात हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि कस्टमर ने आपका सिस्टम देखा और सिस्टम देखने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स में कुछ एडिशन कर दिया कि हाँ यार इसमें ये भी कर दो, इसमें ये भी कर दो, इसमें ये भी कर दो। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपकी सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने स्टेक होल्डर के साथ जितनी बेहतर इंटरेक्शन कर सकते हैं उतना ज्यादा उस चीज को फुलफिल करके आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। लेकिन ठीक सर है, अगर ड्यूरिंग इंटरेक्शन कस्टमर और चीजें अमेंड करवा दे तो तो उससे तो मैं कभी कंप्लीटनेस अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, वो मतलब हर तो थोड़ी फिर देर क्या, बाद। तो फिर आपकी नजर में क्या करें, कस्टमर को शटअप कॉल देनी चाहिए वहां पे, क्या चुप कराना चाहिए कि भाई बस अभी इतनी रिक्वायरमेंट करो बाद में दोबारा बात करेंगे, ऐसे? सर क्योंकि अगर तो वो डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपरली साइन कर लिया उसने वंस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कि हाँ भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ डन हो गया, आप मुझे ये बना दें, उसके बाद जब एंड रिजल्ट आता है उसको देख के कस्टमर बोलता नहीं है इसमें यू भी हो और ये भी हो, या मतलब अगर मैं उसको एज एन मीटिंग के लिए बुलाता हूँ, उसको जो मैं अब तक काम कर चुका हूँ उसको मैं वो प्रेजेंट करता हूँ कि आपका मतलब अब तक की रिक्वायरमेंट में ये आउटपुट आ रहा है और ये हो चुका है। आपकी तो आवाज मतलब बहुत स्लो हो गई, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। सर मतलब अभी मैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही हूँ, मैं कस्टमर इंटरेक्शन के लिए कस्टमर को बुलाया था अपना जो भी मेरा है, ठीक है, उसको मैं अभी तक का हुआ काम जो है इम्प्लीमेंट वहां तक का रिजल्ट को शो कराता हूँ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो देखे बेसलाइन इस तरह से जा रही है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट उसको देखते ठीक हुए है, अगर वो कोई और चीज अमेंड करवाता है बीच में या हाँ, कहता है नहीं यार अब इसमें ये भी डालो यू भी हो तो उस चीज को हम फिर कैसे लेंगे, मतलब एक सर वो रिस्क तो आ गया ना, क्योंकि फिर उससे हमारा टाइमिंग भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, और हो बिल्कुल सकता है सही कि कह रहे मुझे हैं। बेस स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ जाए कस्टमर की, कोई अजीब सी बीच में वो चीज ले आए और वो उसकी हाँ, मैंडेटरी भी हो। देखिए आप अभी फेज कौन सा चल रहा है आपका? जो डेवलपमेंट में हो आपने कहा ना कस्टमर नहीं नहीं इंटरेक्शन नहीं, आप डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है, अभी तो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज में हैं। अच्छा अभी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेज में, और सर उसमें तो फिर हमें इतना मसला नहीं होगा, हम अमेंड कर सकते हैं बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली exactly. देखें कस्टमर है ना, कस्टमर अगर रिक्वायरमेंट फेज के अंदर चीजें बढ़ा रहा है तो बिल्कुल बढ़ाए, बढ़ाता रहे, लेकिन जब एट एक टाइम आएगा जिस वक्त आके उसको कहीं ना कहीं पे अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ यार ये इतनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है या इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसकी मुनाजमत से अच्छा है ठीक है इस चीज को ये कम कर लो, उस पर ये कम कर लो, ये भी छोड़ दो, ये बाद में कर लेंगे, ये सेकंड फेज में कर लेंगे, ये अगली इटरेशन में कर लेंगे।
ये काम तो उस वक्त होंगे जब आपने रिक्वायरमेंट्स पहली दफा लॉक कर ली होंगी। सर जी सर इसीलिए हमारे यहाँ ये जो प्रोसेस है इसके अंदर स्टार्टिंग 2 स्प्रिंट जो होते हैं उसके अंदर रिक्वायरमेंट आरई वाला बंदा यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिस्ट और उसके साथ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लाइंट के साथ एंगेज होके ज़्यादातर जो है उसको सिर्फ उससे ये चीज़ पता लगाई जाए कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या। इसीलिए तकरीबन 2 से 4 स्प्रिंट गुजरने के बाद डेवलपमेंट टीम जो है अपना काम स्टार्ट करती है, क्योंकि ये श्योरिटी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला बंदा होता है वो स्टार्ट में ही कस्टमर की माइंडसेट को भी रीड कर लेते हैं कि आया हमारा कस्टमर हमारे जिस प्रोसेस और जिस अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं उसको अडॉप्ट कर सकता है आसानी से, और अगर नहीं कर सकता तो उसके हिसाब से ही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग फर्स्ट टू स्प्रिंट के अंदर ही डिसाइड हो जाती हैं कि हमें क्लाइंट के साथ किस तरीके की स्प्रिंट्स को लेके आगे चलना है। क्योंकि अगर क्लाइंट बिल्कुल ही जीरो लेवल पे है तो उसको नॉलेज और उसको एजुकेट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। तो बिल्कुल सही। ये जो स्टार्टिंग 2 स्प्रिंट होते हैं वो इसी फेज में गुजरते हैं। एक रिसर्च वर्क जो कर रहा होता है वो, और रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है जो वो, ये लोग कोशिश करते हैं ज़्यादातर मॉकअप्स और ज़्यादातर पेपर वर्क जो है स्टार्टिंग 2 स्प्रिंट में कोई चीज़ डिलीवर ना करें, सिर्फ जस्ट प्रोटोटाइप जो है एक सिंपल सी वो दिखा के चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उससे पिक कर सकें और उसको लिख सकें और उसको दिखा सकें कि आया यही चीज़ चाहिए आपको या नहीं। बिल्कुल सही है। और देखें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने एक ईआरपी है उसका नाम जरूर सुना होगा, सैप। ठीक है, सैप जो है उसकी पहली रिलीज 19 इयर्स के बाद आई थी। 19 यस सर। इयर्स तक उन्होंने रिसर्च की, दुनिया भर के बिजनेसेस को अंडरस्टैंड किया, उनके प्रोसेसेस को समझा, और 19 साल के बाद जाके उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। हो सकता है कि उस दौरान बीच में ब्रेक्स आए हो सकता है बीच में प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन 19 साल लगे थे फ्रॉम द डे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और 19 साल के बाद जाके उन्होंने अपना पहला वर्जन जो था जो फॉर क्लाइंट वो उन्होंने रिलीज किया। सो जितनी ज्यादा टाइम आप इस पहले वाले फेज में लगा देते हैं, आपके पास बाकी फेजेस के ऊपर जो लाइन होती है, जो डगर होती है, जो रास्ता होता है, वो उतना ज्यादा स्मूथ होता चला जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप इस 5 जगह पे लगाएंगे, यहाँ पर अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को लॉक कर लिया, यहाँ पे आके अगर आपने अपने टेस्ट केसेस और सिनेरियोस को लॉक कर लिया, तो आपके पास आगे आने वाला टाइम, आगे आने वाली जो चीजें हैं वो निस्बतन बेहतर और आसानी से गुजर जाती है। वरना अगर ये रिक्वायरमेंट फेज अगर आपका लीक हो जाए, या आपका इसमें कंप्लीटनेस ना आए, या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता रहे, तो आपके पास चांसेस ये होते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट फेज है, टेस्टिंग या जो डिप्लॉयमेंट फेज है, वहां तक, इवन मेंटेनेंस फेज तक जो है ना, आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो सही तरीके से फुलफिल नहीं हो रही होती। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का टाइम बचाने की खातिर हम बहुत जगह पर डंडी मारते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटनेस या इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। क्लाइंट को भी थोड़ी सी जल्दी इस बात की होती है कि यार मुझसे बातें कम करो, मेरे मेरे काम के ऊपर काम शुरू करो। तो ये तमाम चीजें मिल मिला के होता ये है कि आपके रिक्वायरमेंट फेज के अंदर जितना टाइम लगना चाहिए, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, रिक्वायरमेंट फेज के अंदर टेस्ट इंजीनियर्स को आपको एंगेज करना चाहिए ताकि टेस्ट सिनेरियोज भी साथ साथ डेवलप होते रहे आपके, और वो मल्टीपल ब्रेन्स मिलके जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस आउट कर रहे हो, लॉक कर रहे हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो उसकी बाद जो आपके पास बाकी फेजेस हैं वो बहुत स्मूथ गुजरते हैं। तो आप थोड़ी देर के सोचो ना, आपकी रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट है, सारी चीजें इंडोर्स हैं, यहाँ पे टेस्ट सिनेरियोज और बाकी जो वर्किंग सिनेरियोज हैं वो आपने लॉग अच्छे तरीके से किए हुए, तो मुझे बताएं जितने क्यूए वाले खवातीन और हज़रात हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद ग्रुप में, वो क्यूए वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी जब वो टेस्ट करने के लिए आएगा मामला, तो उनके लिए चीजें बहुत आसान होगी। उनको पता होगा एग्जैक्टली कि रिक्वायरमेंट फेज में, क्योंकि वो खुद भी पार्ट थे, तो रिक्वायरमेंट में उन्होंने जो चीज डेवलप की थी अब वो उसको टेस्ट भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट टीम के लिए कितनी आसान चीजें हो जाएंगी कि उनके लिए जो आर्किटेक्चर बन रहा होगा, तो उसका जो फ्रेमवर्क होगा एप्लीकेशन का, वो एक ही दफा बनेगा और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनेगा।
जिसमें चेंज नहीं आ रही होगी। ऊपर से कॉस्मेटिक्स में चेंज आती रहती है, वो तो एंड टाइम तक आती रहती है, रोल आउट होने के बाद भी आती रहती है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके पास जो सिनेरियो एग्जिस्ट करता है वो ये है कि अगर आप रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है ना वो रिमूव कर रहे हैं, तो इवेंचुअली आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे बाकी सारे फेजेस के। तो जो यहाँ टाइम इस फेज में लगा लेता है उसके लिए जिंदगी और आसान हो जाती है। सर यहाँ पर एक चीज और भी है सर, एक चीज एक एस्पेक्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइंट बजट। अगर सर क्लाइंट बजट मतलब कि जब हम क्लाइंट से हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, पता चला कि हम उससे रिक्वायरमेंट लेते लेते हमने एक कोई बहुत ही आलीशान किस्म का उसको बता दिया कि भाई आपका जो है ना वो एप्लीकेशन में हम ये भी डाल देंगे, यूं भी कर देंगे, यूं भी कर देंगे, और पता चला कि उसकी कॉस्ट जो है वो कई लाखों में बन रही है। क्लाइंट कहता है नहीं भाई मैं तो उसके लिए 2 लाख रुपए दे सकता हूँ सिर्फ। तो ये भी चीज मेरे ख्याल से सर इसमें ये है कि फिर इनिशियली आप क्लाइंट बजट लेके फिर उसके हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। नहीं, गलत अप्रोच है ये, गलत अप्रोच है। देखिए क्लाइंट बजट का आपको आइडिया हो ठीक है, समझ आता है, लेकिन क्लाइंट बजट लॉक करके फिर अपने सोच को आगे लेके चलना ना, ये बहुत गलत अप्रोच है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारी क्लास का ये सेशन जो है ना वो 4 मिनट और 21 सेकंड रह गए, उसके बाद हम रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं हिसाब से बात शुरू कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक चीज होती है, ये मेरी अपनी इस्तेलाह है, ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, आप लोग इसे एग्री कर भी सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरी सोच ये कहती है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको प्लानिंग अपनी गॉड मोड में करनी चाहिए। ठीक है, वो गॉड मोड क्या है? वो गॉड मोड ये है कि मिसाल के तौर पे खुदा ताला को जो है अगर उसके लिए कोई काम करना हो, उस मकसद हो उसका कोई काम करने का, तो अल्लाह को तो सिर्फ और सिर्फ कुन फयकून वाला मामला होता है उस जात के लिए। वो सोचता है और उसकी तमाम मखलूक, तमाम जो कवानीन दुनिया में उसने राइज किए हुए हैं अपने इर्द गिर्द के, वो सब उस काम के करने में मशगूल हो जाते हैं। ऐसे ही है। इसी तरह से आप से अगर मैं कहूं कि भाई आज आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आप बोलेंगे जी मेरे पास मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, एक यार होटल खड़ा करना है हमने, 10 फ्लोर का होगा और बहुत अच्छा और आलीशान होटल होगा, और हम जो है ना इसको बिल्कुल जो हमारा शेरेटन होटल है ना उसकी टक्कर पे खड़ा करेंगे। आपका अगला सवाल होगा कि यार मेरे पास तो भाई सिर्फ 10 लाख रुपए पड़े हैं, इसमें से भी 5 लाख मैंने किसी और को देने हैं अभी, तो मैं तो ये इतना बड़ा होटल 5 लाख में कैसे नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन खुदा अगर ये चाहे तो खुदा के लिए ये मामला कुन फयकून से ज्यादा नहीं है। ऐसे ही है ना। तो जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो प्लानिंग आपको हमेशा गॉड मोड में रह के करनी चाहिए। गॉड मोड क्या होता है कि आपके पास थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि अल्लाह ताला ने अपनी ये सारे वो काम करने की तमाम पावर्स जो है ना वो आपके पास दे दी है, और फिर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर आप वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो और आप ये सोच के कर रहे हैं कि यार मेरे पास सब कुछ मौजूद है। उसके बाद जब आपने अच्छे तरीके से उसको प्लान कर लिया और आपके सामने वो उसका नक्शा बनना शुरू हो गया, उसके बाद आप उसके अंदर काट छाट करें। काट छाट क्या होती है? हाँ यार मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तो इसे 5 लाख रुपए लगा सकता हूँ। अच्छा भाई इस 5 लाख में हम क्या कर सकते हैं? भाई एक काम करते हैं, हम कोई बिल्डिंग ले लेते हैं जो कि खाली पड़ी हो, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया? ऑल्टरनेट सोचना शुरू कर दिया अपनी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से। लेकिन अगर आपने अपने कंस्ट्रेंट्स को सामने रख के प्लानिंग की होती तो आप बहुत लिमिटेड सोच रहे होते, शायद उस पॉइंट व्यू तक पहुंच ही नहीं पाए होते। उसकी बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये है कि इंसान जो है उसकी फितरत इस तरह से है कि जब उसको कोई विजन दिखाया जाता है, कोई ख्याल उसके दिमाग में डेवलप किया जाता है, तो उसका दिमाग उसके तरीके से सोचना शुरू कर देता है। जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं, जो हम सबसे बड़ा गलती या सबसे बड़ा नुकसान अपने साथ करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने कंस्ट्रेंट्स को सामने रख कर प्लान करते हैं। उसकी वजह से हमारी सोच और हमारा विजन छोटा होता है, हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं जाते।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में पड़ जाते हैं। तो गॉड मोड के पर्सपेक्टिव से देखें और अपने क्लाइंट को सोचने दें, जितना कुछ वो सोच सकता है सोचने दें। बाद में वो कहता है जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, तो उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम कर लें, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट है ना उसको लेके आगे चलते रहे। हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया, बंद होने वाला है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, फिर बात कंटिन्यू करेंगे आगे।